हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। आज हम इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लास्ट ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स के बारे में शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। ओके, ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि हैलोजन एंड ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी कि नोबल गैसेस। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, और ये फिनिश होने के बाद से जस्ट इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस। ओके, ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इनकी ये रेडी हो चुका है और इन्हें आप ज़रूर देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये आपके सारे पीजीटी केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिसे हम हैलोजन्स भी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं ग्रुप 17 में। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टैटिन। ओके, एस्टैटिन के बारे में यहाँ पे बहुत ही कम डेटा है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ पूछता भी नहीं है, बट आप ये याद रखेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में कि ये एलिमेंट्स इसमें होते हैं। ओके, कलर भी आप याद रखेंगे। फ्लोरीन का जो कलर होता है लाइट येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है, आयोडीन जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। नॉट इन एलिमेंटल स्टेट, इट इज़ इन मॉलिक्यूलर स्टेट। ओके, फ्लोरीन और जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। इनका फिजिकल स्टेट जो होता है वो गैसियस फॉर्म होता है। ब्रोमीन का जो होता है वो लिक्विड स्टेट होता है। आयोडीन का जो होता है वो सॉलिड स्टेट होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस स्टेट है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट है और जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट है, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जैसे आपको पता है पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। आयोडीन में थोड़ा बहुत मेटालिक कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है नॉन मेटल्स हैं आपके, ये याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत मेटालिक कैरेक्टर आयोडीन ही शो करता है, अदरवाइज ये सारे नॉन मेटल्स हैं। इवन मेटलाइट्स भी नहीं है कोई इसमें, आप याद रखेंगे ये सब नॉन मेटल्स हैं और ये थोड़े बहुत मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ओके, अगर हम रेडियाई की बात करें तो फ्लोरीन से आयोडीन जाने में यानी टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ हैलोजन्स आर स्मॉलेस्ट इन दियर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये पीरियड्स हैं। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई क्या होती है, आपकी डिक्रीज़ होती है। तो उस हिसाब से जो है आपका लास्ट में कौन सा ग्रुप एलिमेंट है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि कौन है, नोबल गैसेस। इट मीन्स कि नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन आप याद रखेंगे, ठीक है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि जो हैलोजन्स होते हैं उनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई सबसे कम होती है। हैलोजन की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो होती है वो नोबल गैसेस से कम होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब जैसे कि ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड में एलिमेंट होता है लिथियम, ठीक है, और यहाँ पे होता है फ्लोरीन, तो और फिर यहाँ पे होता है नियॉन। तो लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। और अगर आपसे पूछे पीरियड सेकंड में सबसे कम आयनिक रेडियाई किसकी होती है, तो वो होती है साइज या एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, जो भी इसके में रेडियाई कंपाउंड में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्लोरीन की सबसे कम होगी, ठीक है। नियॉन की फ्लोरीन से अधिक होगी, ओके, बट ग्रुप बाकी इसके आगे के जो ग्रुप होंगे उनसे तो छोटी ही होगी, ठीक है। तो है बस कहना ये है यहाँ पे कि रेस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन की जो रेडियाई होती है या साइज होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। ग्रुप पीरियड 5th में भी सबसे कम रेडियाई किसका होगा, हैलोजन्स का होगा, जो यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आप देख सकते हैं फ्लोरीन की नियॉन से कम होगी, क्लोरीन की आर्गन से कम होगी, ब्रोमीन की क्रिप्टन से कम होगी, ठीक है। तो हैलोजन्स की कम होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन नोबल गैसेस वॉन्डर वॉल रेडियाई इज प्रेजेंट।
नोबल गैसेस में क्या होता है, वंडर वॉल रेडियाई होता है, ठीक है। और जो हैलोजन होता है उसमें जनरली कोवेलेंट रेडियाई होता है, ठीक है। डिपेंड करता है किसके साथ ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो आयनिक रेडियाई होगा, नॉन मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो कोवेलेंट रेडियाई होगा। बट नोबल गैसेस में क्या होता है, वॉन्डर वॉल रेडियाई होता है। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में कि वॉन्डर वॉल रेडियाई जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर कोवेलेंट रेडियाई होता है, फिर आयनिक रेडियाई होता है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, फिर वॉन्डर वॉल होते हैं, ठीक है। बट रेडियाई की बात करें तो वॉन्डर वॉल रेडियाई सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं लूजली, एटम्स होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और आयनिक में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो बॉन्डिंग मजबूत होगा तो डिस्टेंस कम होगा, तो रेडियाई भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इसलिए वॉन्डर वॉल रेडियाई जो होता है वो नोबल गैसेस में पाया जाता है और इनकी रेडियाई अधिक होती है। सिर्फ इसी वजह से हैलोजेंस की रेडियाई कम होती है नोबल गैसेस से, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो फ्लोरीन से आयोडीन जाने में ये डिक्रीज होती है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम ही होती है, ओके। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो ये याद रखेंगे, इट इज़ मैक्सिमम इन रेस्पेक्टिव पीरियड्स। हैलोजेंस के लिए सेम रेस्पेक्टिव पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा हैलोजेंस की ही होती है। क्यों, दे नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, एक ही इलेक्ट्रॉन इन्हें कंप्लीट करना लेके ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, मैक्सिमम होती है। अब ये एक्सेप्शन पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें भी जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से भी होती है, ठीक है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया होगा तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। फ्लोरीन के साथ ऐसा क्यों है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की साइज स्मॉल होती है, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हैं तो इन तक कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जनरली रेपेल करते हैं, ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन। इसकी वजह से सिर्फ जो है स्मॉल साइज़ होने की वजह से हल्का सा रिपल्शन प्रॉपर्टी आ जाती है इनके में, इसलिए इनकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओनली क्लोरीन से थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है, और क्लोरीन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्पाइट इट, इसके अलावा फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, इट इज़ ड्यू टू, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो ईजिली क्या करते हैं, ईजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले लेते हैं अदर कंपाउंड से, उनके इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी वही होती है कि जो जितना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, बट जो जिनकी एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस पावर ज़्यादा होगी वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो सिंस यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो होना क्या चाहिए, क्लोरीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये आप याद रखेंगे। क्लोरीन की बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही ज़्यादा होती है, बट फ्लोरीन इन द कंपैरिजन मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्लोरीन से। उसका रीज़न ये है, पहला रीज़न ये है लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड, एंड सेकंड ये है हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एफ माइनस आयन। ये दोनों फैक्टर जो है क्लोरीन में नहीं होते, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन से क्या है, इनका कम है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, फ्लोरीन में बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, बहुत ही लो होता है, तो इस वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि क्लोरीन भले ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, बट मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा आपका, फ्लोरीन ही होगा।
क्लोरीन से भी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है फ्लोरीन की 155, क्लोरीन की होती है 242.6 किलो जूल पर मोल। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बॉन्ड क्या होता है, इजली ब्रेक हो जाता है, ये इजली ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो फ्लोरीन का -333 होता है और क्लोरीन का -349 होता है, ठीक है। ये आप देखेंगे, और ये कम इसलिए हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, सम रिपल्शन प्रॉपर्टी इज हियर, ओके। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, बट मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, ठीक है। फिर होती है ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। तो ये सीरीज़ भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन की, और फिर आयोडीन की, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर सेम, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिफरेंट है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें ऑफ हैलाइड्स आयन तो रिड्यूसिंग नेचर I- का सबसे ज़्यादा होगा, F- का सबसे कम होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन मोस्ट स्टेबल होता है, और सॉलिबिलिटी, ठीक है। सॉलिबिलिटी की बात हो रही है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा सॉलिबल होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, ठीक है। सॉलिबिलिटी फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने में डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है आयोडीन की सॉलिबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है, बट हम आयोडीन की सॉलिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि आयोडीन की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है क्या मिलाने पे, सॉलिबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर इंक्रीजेस बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम वाटर में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दें तो आयोडीन की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, ठीक है। KI3 का फॉर्मेशन होने लगता है, इस वजह से अगर सोडियम आयोडाइड है तो सोडियम ट्राई आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम आयोडाइड है तो KI3 का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से इनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ I3- आयन। ये भी ऑप्शन में दे सकता है आपको, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि फ्लोरीन की सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये फ्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्राइड इसका बनाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फ्लोरीन नहीं बनाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोई काम है, बट सॉलिबिलिटी की बात करें तो फ्लोरीन ज़्यादा सॉलिबल होता है, ओके। अकरेंस की बात करें तो कुछ यहाँ पे मिनरल्स हैं, आप देख सकते हैं, फ्लोरीन के हैं, क्रायोलाइट, फ्लोरोराइट, फ्लोरेप्टाइट है, ठीक है। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्रायोलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फ्लोराइट है, ये भी याद रखेंगे। तो इसके थ्रू भी फ्लोरीन को ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। क्रायोलाइट, फ्लोराइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। केमिकल फार्मूला, फ्लोरीन को सी वाटर सॉल्ट लेक से गेन कर लिया जाता है, ब्रोमीन को सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड से, आयोडीन पूछा गया एग्जाम में, ये कहाँ से मिलता है, सीवीड से, ओके। अब ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है। और ये कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं बनाता है, ठीक है। इन ऑल कंपाउंड्स फ्लोरीन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स एंड इट कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 के अलावा और ये कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके वहाँ पे रख सके या एक्सपेंड कर सके ऑक्सीडेशन स्टेट को। इस वजह से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही होता है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप देख सकते हैं यहाँ पे -1, +1, +3, +5, +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं। ये हायर ऑक्सीडेशन किस वजह से है, ओनली ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, आप ये वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं -1, +1 के अलावा भी, ठीक है। जैसे कि NH2 है, NP6 है, ये तो फुल हो गया, ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, NH2 होता है, NP5 होता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से गेन कर लेते हैं, बट
ये और भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ये और भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दे सकते हैं और गेन कर सकते हैं, ठीक है, ओनली ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एक चीज़ फ्लोरीन के बारे में, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखी हुई है। फ्लोरीन आपको पता है सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन जो कि क्लोरीन के इक्वल होता है। अब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसलिए कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। फ्लोरीन के बाद से है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सिर्फ फ्लोरीन के साथ, अदरवाइज ये किसी के साथ ये भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, बाकी सबके साथ ये निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। सिर्फ जो ये दो मॉलिक्यूल है, वो दो कंपाउंड नोन है फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के O2 F2, सिर्फ इन्हीं दो कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पॉजिटिव होता है, अदरवाइज ये भी निगेटिव होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन जो है सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अदरवाइज ये भी सबके साथ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ओके, तो ये याद रखेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है अपने लोअर वाले के साथ अगर कंपाउंड बनाता है तो वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्राइड्स की बात करें, ये हाइड्राइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड क्या होंगे, हैलोजेंस के, पहला हाइड्राइड है HF, दूसरा है HCl, तीसरा है HBr और चौथा है HI, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखेंगे कि फ्लोरीन का जो हाइड्राइड है यानी HF जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बाकी HCl, HBr, HI इनका जो स्टेट होता है वो गैसियस स्टेट होता है, ठीक है। HF क्या करता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ये इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, HF के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्क्रीट ना हो करके एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाएंगे तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। और गैसियस फॉर्म में क्या होता है, आपने डिफरेंस पढ़ा है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम कॉम्पैक्ट स्टेट में होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, एकदम दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये गैसियस मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ये डिस्क्रीट बिखरे हुए होते हैं। लेकिन HF क्या होता है, वाटर में ये एक एसोसिएट हो जाते हैं, बहुत पास पास इनके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि HF जो था वो लिक्विड स्टेट में होता है ड्यू टू ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी HF में सबसे ज़्यादा होती है और HI में क्या होती है, कम होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या सेंस है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उनकी डिक्रीज हो जाएगी। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जैसा कि हमने बताया HF की जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और वहीं पे FF में क्या था, F में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम था, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी घटती जाती है, ठीक है। याद रखेंगे HF में सबसे ज़्यादा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो HI होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है और HF जो होता है वो सबसे कम एसिडिक होता है। क्यों, अब थर्मल स्टेबिलिटी से भी आप इसका रीज़न निकाल सकते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जो क्या करते हैं, ईजिली हाइड्रोजन आयन को क्या करें, रिलीज़ कर दें, ठीक है, ईजिली हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर दें। अब HF में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, H और F के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये फ्लोरीन आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। और यहीं HI की क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे वीक होती है और ये हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज़ कर देते हैं। तो हमारा एसिड तो वही होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दे, इसलिए HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एसिड होता है, और HF उसके कंपैरिजन में कम होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो HI सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, HF सबसे वीक रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो HF की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे क्या है, फिर HI है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रखेंगे। HF के बाद HI होता है, HBr
और ये जो HCl होता है, HCl की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो सबसे कम होती है इन सब में, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो वोलाटिलिटी के, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे ज़्यादा होता है उनकी वोलाटिलिटी सबसे कम होती है, यानी कि यहाँ पे HCl सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पे बाकी और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ वो भी देख लेते हैं। कॉन्जुगेट बेस के देख लेते हैं। जो ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होता है, वीक होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने कहा कि एसिड जो होता है HF सबसे ज़्यादा वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस यानी कि F- सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो F- का कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। I- कॉन्जुगेट बेस ऑफ HI विल बी लेस बेसिक, ठीक है, लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, I- की। डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। डाइपोल मोमेंट वहाँ पे हम देखेंगे तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड में जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वहाँ का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो HF में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और हाइड्रोजन सब में सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन आप ये भी देख सकते हैं सब में सेम है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन है, तो इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और HI का सबसे डाइपोल मोमेंट कम होगा। आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो HF में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, HI में कम होता है, यानी कि HI में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। यहाँ पे मेटल हैलाइड्स का भी ऑर्डर दिया है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा HF के बारे में देखते हैं। बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी हाई, ओके, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़ की ज़्यादा होती है, इसलिए इनके बीच का जो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, HF बॉन्ड विल नॉट ब्रेक ईजली, ओके, एंड एक्ट एज वीकर एसिड, वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज नहीं करेगा, इसलिए क्या है, वीक एसिड है। एंड हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट एज वेल, और ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही थर्मल स्टेबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप नोट कर लेंगे। अब ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं, और आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं। ये सारे ऑक्साइड्स आप याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, खास करके आयोडीन के ऑक्साइड जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, जो कि हम आपको अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, आपको निकाल के रख लेना, इनका याद कर लेना है कि इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। 100% एग्ज़ाम में एक ना एक पूछ लिया जाता है इन सब में से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इन सारे कंपाउंड्स का आप हाइब्रिडाइजेशन रट लेंगे, निकालना सीख लेंगे, और स्ट्रक्चर कैसे होगा वो भी सीख लेंगे, ठीक है। आप रट नहीं सकते हैं कि किसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने आता है, उसको निकालने के बाद आप स्ट्रक्चर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सबके जो है आप इन सबके स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन आप जरूर से याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम दोबारा आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पे वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे निकालना है और कैसे बताना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन्स आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं, हैलोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है ClO2 एंड Cl2O यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल। नेक्स्ट है I2O5, ये इंपॉर्टेंट है, I2O5 पूछा गया एग्जाम में, यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। I2O5 का यूज़ कहाँ किया जाता है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात करें, वैसे तो सारे के सारे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बट अमंग देम कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, Cl2O सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और Cl2O7 वीक होगा इन सब में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अगर हम क्लोरीन के ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो Cl2O7 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और Cl2O कम स्टेबल होगा।
ओके, नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स। यहाँ पे कुछ ऑक्सो एसिड्स के बारे में है, उन्हें भी आप देख लेंगे। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड है, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लोरीन के कुछ यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स हैं, ब्रोमीन के हैं और आयोडीन के हैं। अब इनके साथ भी यही करना है, आपको इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है और उसके थ्रू इनका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या होगा। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सो एसिड्स का, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड का क्या हो जाएगा HClO HBRO HIO। ठीक है, ऑक्सो एसिड होता है जिसमें जो सेंट्रल एलिमेंट होता है उसके साथ हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। HClO की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और HIO की कम होती है। ठीक है, अगर हम इस HiO3 की बात करें, ठीक है, मतलब IO3 की बात करें या हम कह सकते हैं HXO3 की बात करें, नॉट HiO3, इट विल बी नेम्ड एज HXO3। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे HClO3 में सबसे कम हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा वैसे वैसे ये ट्रेंड अपोजिट हो जाएगा। HClO3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, HiO3 पर आयोडिक एसिड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये याद रखें, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एग्जाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, देख सकते हैं, BrO4 माइनस मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ClO4 माइनस लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर हम क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स को देखें यहाँ पे तो HClO जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और HClO4 कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी था ना, क्लोरीन के ऑक्साइड्स का, जिसमें ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, कम हो गया था। इसी तरह से यहाँ पे भी ऑक्सो एसिड में भी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर कम हो जाएगा। ठीक है, बट एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें भी इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर हम HXO4 की बात करें तो HClO4 में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर HBRO4 देन HiO4। एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की बात करें क्लोरीन के ऑक्सो एसिड की तो उसका ये ऑर्डर होगा, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। HClO4 एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग का तरीका दिया हुआ है कि अगर HXO है तो उसका नेम कैसे होगा, उसका नेम होगा एज अ हाइपोहेलस एसिड, यानी HClO है तो हाइपोक्लोरस एसिड HBRO है तो हाइपोब्रोमस एसिड HiO है तो हाइपोआयोडस एसिड हो जाएगा। इसी तरह से इनके भी नेम दिए हुए हैं, इन्हें आप एक बार देख सकते हैं और इजीली आप इनके नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये भी आप एक बार देख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर, और इसी के थ्रू आप इनका जो ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है और इसी के थ्रू आपका इनका हाइब्रिडाइजेशन भी याद रखेंगे और इनका आप स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर मीन्स कि कैसा शेप है इसका। ठीक है, शेप आप जो है इसका याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, इंटर हैलोजन होते हैं सिंपली द कंपाउंड्स ऑफ वन हैलोजन विथ अनदर। हैलोजन जब आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन्हें हम इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, XY टाइप, XY3 टाइप, XY5 टाइप एंड XY7 टाइप, यानी कि 1, 3 एंड 5, 7। ठीक है, इस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछते हैं आपसे कि कौन सा इंटर हैलोजन कंपाउंड जो एग्जिस्ट करता है, तो ये सारे के सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या रखना है, इसमें से भी 100% पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इनका शेप क्या होगा और इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद से निकालेंगे और याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, ज़्यादातर IF7 का पूछा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से भी पूछा जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में ये IF7 एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, ClF3 होता है नहीं होता है, इस तरीके से तो आप याद रखेंगे कौन कौन से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर
कोवैलेंट इन नेचर, ये याद रखेंगे, सारे के सारे कोवैलेंट नेचर के होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर साइज डिफरेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, ये याद रखेंगे। तो इसकी हेल्प से आप इनका ऑर्डर याद रख सकते हैं, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी का ClF जो है सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा, ICl जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। इनका साइज़ लगभग सेम होता है, इसलिए साइज़ डिफरेंस कम है, तो थर्मल स्टेबिलिटी साइज़ डिफरेंस इनका ज़्यादा है तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड भी कम होगी, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वोलेटाइल और नॉन एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। दे अंडरगोज हाइड्रोलिसिस ऑल्सो, और किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होता है इनका, हाइड्रोलिसिस इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HX कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे जो HX है कंपाउंड, ठीक है, वो HX ये जो डैश वाला है हैलाइड जो होता है वो हैलाइड बनाएगा, और जो एक है दूसरा HOX दूसरा जो बनेगा कंपाउंड वाटर के साथ वो बनेगा आपका हाइपोहैलाइड। अब हैलाइड कौन बनाएगा, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में से जो स्मॉलर हैलोजन होगा वो हैलाइड बनाएगा, और जो लार्जर हैलोजन होगा वो क्या बनाएगा, हाइपोहैलाइड बनाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल, दैट इज ICl। ICl है यहाँ पे, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब आयोडीन और क्लोरीन में से जो क्लोरीन है वो क्या है आपका स्मॉलर हैलोजन है, आयोडीन जो है वो आपका लार्जर हैलोजन है, तो स्मॉलर हैलोजन जो है वो आपका हैलाइड बनाएगा, यानी कि H के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा, और आयोडीन आपका लार्जर हैलाइड है तो वो हाइपोहैलाइड बनाएगा, ओके, ये बनाएगा आपका हाइपोहैलाइड, ठीक है, हाइपो आयोडाइड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से BrF3 है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Br की साइज़ लार्जर है, फ्लोरीन की साइज़ लेस है, तो फ्लोरीन क्या बनाएगा, हैलाइड बनाएगा, HF बनाएगा, Br क्या बनाएगा, उसके रिस्पेक्टिव जो है हाइपोहैलाइड बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से अदर भी एग्जांपल्स हैं यहाँ के हाइड्रोलिसिस के, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन XY टाइप, जैसे कि सबसे कॉमन है ICl, जिसे हम विज रिएजेंट भी कहते हैं, ICl ही आप मान के चले, यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन नंबर इन फैट्स एंड ऑयल्स। आयोडीन नंबर के एस्टिमेशन में काम होता है XY टाइप के इंटर हैलोजेंस का, ठीक है। आयोडीन नंबर क्या होता है, इट मेजर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ओके। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटर हैलोजेंस। यहाँ पे कुछ इंटर हैलोजेंस के रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स दिए हैं, उन्हें आप देख लेंगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ClF3 होता है, और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है IF होता है, ठीक है। पॉलीहैलाइड आयंस के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, हैलोजेंस और इंटर हैलोजेंस कंबाइन विथ हैलाइड आयंस टू फॉर्म पॉलीहैलाइड आयंस। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पॉलीहैलाइड आयंस हैं। सिंपली आपका हैलोजन या कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड जब किसी हैलाइड आयन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या ही बनाएगा, पॉलीहैलाइड आयंस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ये याद रखना है वो ये है कि फ्लोरीन डज नॉट फॉर्म पॉलीहैलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ओके, डी ऑर्बिटल नहीं होता तो ये पॉलीहैलाइड नहीं बनाता है, कौन, फ्लोरीन, ठीक है। एक होता है टर्म हेलेंस। हेलेंस क्या होता है, हेलेंस आपको याद रखना है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, कार्बन को क्या कहा जाता है, हेलेंस कहा जाता है। ऐसा कंपाउंड जिसमें फ्लोरीन भी हो, ब्रोमीन भी हो, क्लोरीन भी हो, कार्बन ही हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, हेलेंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, उन्हें आप देख लेंगे। एंड इट इज़ यूज्ड इन फायर फाइटिंग टैंक, ओके। यहाँ पे कुछ स्यूडो हैलोजन और स्यूडो हैलाइड्स दिए हुए हैं। स्यूडो हैलोजन जैसे कि आप जानते हैं हैलोजन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं सारे के सारे हैलोजन। तो यही जो डाई एटॉमिक नेचर है उसी के अकॉर्डिंग CN2 को बोल दिया जाता है साइनोजन, SCN को बोल दिया जाता है थायोसाइनोजन, ठीक है, OCN2 को ऑक्सीसाइनोजन, ठीक है। तो इसको स्यूडो हैलोजन बोला जाता है, ऐसे ही आप याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं। स्यूडो हैलाइड जैसे कि F- होता है, Cl- होता है, Br- होता है, सिर्फ इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह से Cn में भी एक नेगेटिव चार्ज है, SCN में भी एक ही नेगेटिव चार्ज है, OCN- में भी एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये भी हैलाइड की तरह ही बिहेव करते हैं, इसलिए इन्हें हम स्यूडो हैलाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है फ्लोरीन फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये आप याद रखेंगे। सेकेंड पॉइंट है HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स।
HF ही क्यों, कोई भी फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम ग्लास बॉटल में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सिलिकेट्स से रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म फ्लोरोसिलिकेट्स। जो भी ग्लास का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होते हैं ना, तो फ्लोरीन क्या करता है, उनसे रिएक्ट कर जाता है या सिलिका से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसलिए ग्लास बॉटल में इसको स्टोर करके नहीं रखते हैं और ये फ्लोरोसिलिकेट बना देता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे। HF रिएक्ट विथ सोडियम सिलिकेट एंड फॉर्मिंग सोडियम फ्लोरोसिलिकेट्स। ओके, नेक्स्ट है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इनका कॉम्बिनेशन पूछता है कि ये क्या होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसका यूज़ किया जाता है वुंड्स पे लगाने के लिए एज ए, ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये याद रखेंगे, मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड डिजॉल्व इन रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन इज प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड ClO2 इज नोन एज यूक्लोरीन। नेक्स्ट चीज़ है O2 एंड F2 स्टेबिलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का जो हायर, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल ही है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। तो उनका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किसके कंपाउंड के साथ स्टेबिलाइज होगा, या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन। ठीक है, ये याद रखेंगे। और उसमें भी ऑक्सीजन मेनली क्या करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलाइज करता है। क्यों? क्योंकि ये बनाता है मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सेम चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयरन ऑन रिएक्शन विथ HCl। दिस इज HCl। ओके, आयरन ऑन रिएक्शन विथ HCl फॉर्म्स FeCl2। ये आप याद रखेंगे। आयरन जो होता है HCl के साथ रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड बनाता है, नॉट फेरिक क्लोराइड। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयरन जो है वो रिएक्ट करता है HCl से और बनाता है फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, दिस प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ FeCl3। ठीक है, तो FeCl3 का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे आयरन डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्ट करता है और FeCl3 का फॉर्मेशन होता है। बट FeCl2 डायरेक्ट का फॉर्मेशन कहाँ से, FeCl2 का फॉर्मेशन होता है बाई आयरन रिएक्टिंग विथ HCl एंड फॉर्मिंग फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ICl इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन दीज थिंग्स। ठीक है, जैसे कि अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ClF3 बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, पहले फ्लोरीन होगा, फिर ClF3 होगा, फिर क्लोरीन होगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लोरीन का प्रिपरेशन किया जाता है बाय अ फेमस मेथड दैट इज़ द डीकन्स प्रोसेस। डीकन प्रोसेस से किसका प्रिपरेशन करते हैं, क्लोरीन का। और इस प्रोसेस में होता कौन सा रिएक्शन है, सिंपली HCl गैस ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्लोरीन। HCl गैस ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्लोरीन व्हेन हीटेड विथ ऑक्सीजन। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट। क्यूप्रस क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में HCl का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है क्लोरीन में। ठीक है, HCl विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 इट विल फॉर्म क्लोरीन गैस। किसमें होता है प्रोसेस, है डीकन्स प्रोसेस। आपसे पूछा जाए डीकन्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो वो होता है Cu2Cl2। सेकेंड मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड के रिएक्शन से भी क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड प्रोसेस है वेल्डन्स प्रोसेस। वेल्डन्स प्रोसेस में क्या होता है, हीटिंग पायरोलुसाइट, MnO2 को पायरोलुसाइट बोला जाता है। हीटिंग पायरोलुसाइट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हियर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस टेक प्लेस। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं क्लोरीन के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आप याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन है इसका ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन में क्या है, सिंपली क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर से एंड HOCl बनाता है। ठीक है, और HOCl और HCl बनाता है। ये HOCl फिर कन्वर्ट हो जाता है HCl में और प्रोवाइड करता है नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीचिंग एक्शन के लिए। कलर्ड मैटर के साथ जब मिलाया जाता है तो ये मैटर को क्या करता है, सब्सटेंस को या मैटर को कलरलेस बना देता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूटेड और कोल्ड है तो क्लोरीन इसके साथ NaCl और H2O तो बनाता ही है, बट यहाँ पे क्या बनाएगा, NaOCl। ठीक है, कौन सा कंपाउंड बनता है यहाँ पे, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। लेकिन अगर ये पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड है तो सोडियम क्लोराइड और H2O के साथ साथ सोडियम क्लोरेट बनता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे डिफरेंस। हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या बनेगा, डाइल्यूट और कोल्ड के साथ क्या बनेगा।
रिएक्शन विथ अमोनिया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्लोरीन और अमोनिया जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अगर अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया के साथ क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड ही बनाएगा, बट उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अमोनिया क्लोरीन का यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, DDT, ब्लीचिंग पाउडर, पॉइजनस गैस, ब्लीचिंग पाउडर और कुछ पॉइजनस गैस जैसे कि फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस। ठीक है, ये फर्टिलाइजर DDT बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस भी यहाँ पे है कि मीथेन के साथ सिंपली क्लोरीन रिएक्ट करता है सनलाइट में तो डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनता है। फॉस्जीन गैस सिंपली बनती है जब क्लोरीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट कर दे तो COCl2 फॉस्जीन गैस बन जाती है। अब नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को अगर हम HNO3 के साथ ट्रीट कर देते तो यहाँ पे Cl3NO2 बन जाता है, जिसे हम टीयर गैस कहते हैं। ये भी एक पॉइजनस गैस होती है। अब यहाँ पे इथेन ले लें और H2Cl2 के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे मस्टर्ड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा हुआ है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके SO2Cl2 बनाता है, और ये ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जो है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये था आपका ग्रुप 17 के बारे में। अब थोड़ा सा हम ग्रुप 18 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस के बारे में देख लेते हैं। नोबल गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम आप याद रखेंगे, ये P ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है पर ये होता है S ब्लॉक का एलिमेंट। इसको P ब्लॉक के साथ इसलिए रखा गया है, नोबल गैसेस के साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये नोबल गैसेस की तरह सिमिलैरिटीज़ को शो करता है, सिर्फ इसलिए उनको उसके साथ रखा गया है। अदरवाइज याद रखेंगे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक में जाता है। ठीक है, S ऑर्बिटल में जाता है। अब इनकी ऑकरेंस की बात कर लें तो हीलियम जो होता है नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है अप टू 2 to 7%। आर्गन जो होता है, बाकी अदर गैसेज जो होती हैं यहाँ पे तक ये सब नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी होती हैं, बट आर्गन इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 0.93% होता है एटमॉस्फेयर में, और ये सारी की सारी मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। रेडॉन जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो एबेंडेंस होता है, एबेंडेंस आर्गन का सबसे ज़्यादा होता है, जेनॉन का सबसे कम होता है। आर्गन ये ऑर्डर आप याद रखेंगे, आर्गन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फिर नियॉन, फिर हीलियम, क्रिप्टन एंड जेनन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हीलियम से जेनॉन तक जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कम जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो हीलियम का ही होता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हीलियम है, हीलियम को जब कूल किया जाता है बिलो 4 केल्विन तो ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे नाम दिया गया हीलियम फर्स्ट। ठीक है, इसको हम जब और कूल करते हैं बिलो 2 केल्विन या अप टू 2 केल्विन तो क्या हो जाता है, ये एक दूसरे काइंड ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि एबनॉर्मेलिटीज शो करता है। इसके एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में कुछ देखते हैं। इट इज़ हैव वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी पहली एबनॉर्मेलिटी कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे बहुत ज़्यादा होती है। और सेकेंड एबनॉर्मेलिटी है वेरी लो विस्कोसिटी। जनरली लिक्विड की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, बट ये एक ऐसा लिक्विड हो जाता है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, अबाउट 1/1000 ऑफ द हाइड्रोजन, 1/1000 ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन खुद ही एक लाइट गैस है, लिक्विफाई करके इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो अपवर्ड्स। ठीक है, ये एक ऐसा, जनरली लिक्विड क्या होता है डाउनवर्ड की तरफ फ्लो करता है, बट ये एक ऐसा लिक्विड है तो लिक्विड बस गैस की तरह बिहेव कर रहा है, ये गैस की तरह अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का यही है कि फ्लो अपवर्ड्स। नेक्स्ट है बिहेव लाइक गैस। ये लिक्विड है, बस इसका बिहेवियर कैसा है, गैस की तरह है। दिस स्टेट ऑफ लिक्विड नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लिक्विड स्टेट है जो कि गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी, वाटर में सॉलिबिलिटी क्या होती है, हीलियम से जेनॉन तक जाने पे इंक्रीज होती जाती है। जेनॉन की सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, हीलियम सॉलिबल ही नहीं होता है। ठीक है,
फोर्थ बात करें ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, तो सेम ऑर्डर है, ज़ेनान इजिली लिक्विफाई हो जाता है, ये इनका ऑर्डर हो जाएगा। हीलियम इजिली लिक्विफाई नहीं होता है। डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस की बात करें तो हीलियम जल्दी डिफ्यूज़ होता है, ज़ेनॉन सबसे रेयरली डिफ्यूज़ होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, हाईएस्ट अमंग द पीरियड ड्यू टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नोबल गैसेस का ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है, तो इसलिए इनका पीरियोडिक टेबल में रेस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे हाईएस्ट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेने की कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए ये क्या होता है, जीरो ही होता है लगभग। आइसोलेशन की बात करें तो नोबल गैसेस को आइसोलेट कैसे किया जाता है, नोबल गैसेस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम एयर बाई फॉलोइंग मैथड। दो मैथड है, अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। आइसोलेशन कैन बी डन बाई टू मेथड्स, रैमसे रेले मेथड एंड सेकेंड वन इज द फिशर रिंग्स मेथड। आफ्टर आइसोलेशन यहाँ पे जो है नोबल गैसेस का मिक्सचर मिलता है, तो उन सारे नोबल गैसेस में से क्या करना होता है, डिफरेंट नोबल गैस को सेपरेट करना होता है, तो सेपरेशन डन बाय दीवार्स मेथड। यहाँ पे जो मेथड होता है सेपरेशन के लिए, दीवार मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेज ऑब्टेन फ्रॉम द आइसोलेशन। तो इस मेथड में प्रोसेस यूज़ कैसे किया जाता है, कोकोनट चारकोल का यूज़ किया जाता है, एंड दिस कोकोनट चारकोल एड्जॉर्ब डिफरेंट नोबल गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट नोबल गैसेस उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चारकोल पे एड्जॉर्ब हो जाती हैं। कौन से चारकोल पे, कोकोनट चारकोल पे। और ये भी याद रखें एक्सेप्ट हीलियम एड्जॉर्ब ही नहीं होता है, ठीक है। अगर एड्जॉर्बिलिटी का ऑर्डर पूछे आपसे तो ज़ेनान सबसे ज़्यादा ईजिली एड्जॉर्ब हो जाता है, और हीलियम नहीं के बराबर एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्लैथरेट क्या होता है, तो क्लैथरेट आप याद रखेंगे, नोबल गैसेस लाइक आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनान, ठीक है, फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स, ये क्लैथरेट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। होता क्या है, इन क्लैथरेट कंपाउंड्स द एटम्स ऑफ अप्रोप्रिएट साइज ट्रैप्ड इन कैविटीज इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अदर कंपाउंड। जैसे NaCl ही होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल NaCl होता है, क्रिस्टल लैटिस बनाता है, तो इनके लैटिस में क्या होता है कि जो ये नोबल गैसेज होती हैं वो कैविटी में ट्रैप कर ली जाती हैं, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिंपली ये ट्रैप कर लिए जाते हैं। जिस तरह से ये नेट की जाली होती है, नेट की जाली में डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, आकर के ट्रैप हो जाते हैं, और ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है नेट, ठीक है। तो अगर डस्ट पार्टिकल बहुत छोटा है तो वो क्या करता है, नेट से पास कर जाता है, बट डस्ट पार्टिकल बड़ा है तो ये यहाँ नेट कैविटी में क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्लैथरेट में भी होता है कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड की कैविटीज़ में ये नोबल गैसें जा करके ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है। जब ट्रैप हो जाती हैं तो उस चीज़ को कहते हैं क्लैथरेट, ठीक है। अब आपको याद ये रखना है, हीलियम एंड नियॉन क्लैथरेट, और ये जो कैविटी में ट्रैप होती हैं वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती, सिंपली ट्रैप ही होती रहती हैं, ठीक है। आपको याद ये रखना है, हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट ड्यू टू स्मॉल साइज, इनका साइज स्मॉल होता है तो ये पास कर जाती हैं, उस कैविटी में ट्रैप नहीं होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि क्लैथरेट का पॉइंट है कि क्लैथरेट का यूज़ कहाँ होता है, तो क्लैथरेट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ये आप याद रखेंगे। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ क्रिप्टॉन एंड ज़ेनान प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। क्लैथरेट्स का यूज़ करते हैं क्रिप्टॉन और ज़ेनान के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस, इन्हें देख लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट केमिकल कंपाउंड ऑफ नोबल गैस इट इज़ ज़ेनॉन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड XePtF6, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी की थी नील बार्टलेट ने, ठीक है, XePtF6, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। आर्गन, नियॉन, हीलियम कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। क्रिप्टॉन जो है सिर्फ एक ही कंपाउंड KrF2 नोन है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। यानी कि ज़ेनान ही एक ऐसा नोबल गैस है जो कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनान, फ्लोराइड्स बनाते हैं ज़ेनान के फ्लोराइड्स, तो ज़ेनान के फ्लोराइड्स 3 तरीके से बनते हैं, XeF2, XeF4 एंड XeF6। जब ज़ेनान और फ्लोरीन 2:1 के रेशियो में लिया जाता है तो XeF2 का फॉर्मेशन होता है, अगर 1:5 में लिया जाता है तो XeF4 120 के रेशियो में लिया जाएगा तो XeF6 का फॉर्मेशन होगा।
ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। F6 का फॉर्मेशन एक और तरीके से कर सकते हैं, XeF6 का यूज़ करेंगे O2F2 के साथ तो XeF6 का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे XeF6 नहीं है, XeF4 है, ओके। तो यहाँ पे XeF6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, इन तीनों हेक्साजेनान के फ्लोराइड्स का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, स्ट्रक्चर निकालना है और शेप, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया इनके शेप और स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जो जेनान के कंपाउंड्स होते हैं वो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इस XeF2 रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग जेनॉन एंड 4HF एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से XeF4 का रिएक्शन है, XeF6 का रिएक्शन है और XeF6 का रिएक्शन एक्सेस में भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये क्या है, जेनान के ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है XeF6 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स बिकॉज इट रिएक्ट विथ SiO2। जैसा कि हमने ऊपर बताया, ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप उनको देख सकते हैं SiO2 के साथ, ठीक है। जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, XeO2F2, XeO2F2, ये तो सेम है, ठीक है, एक ही है, ठीक है, XeO2F2 और XeO3। अब आपको इसके ऑक्सीजन कंपाउंड्स में से आपको ये याद रखना है कि ये जो XeO3 होता है, ठीक है, XeOF4 होता है ये, ठीक है, XeOF4, ये जेनॉन के ऑक्सीजन कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें से जो जेनॉन का ट्राईऑक्साइड होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है, उसके कुछ रिएक्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जेनॉन फ्लोराइड्स रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स एंड फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। आपको ये इसके भी इन सब के आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर एंड शेप आपको याद रखने, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ नोबल गैसेस। यहाँ पे कुछ यूजेस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। हीलियम इज यूज्ड एज डाइलुएंट फॉर ऑक्सीजन इंस्टीड ऑफ नाइट्रोजन इन डाइविंग एपरेटस लाइक गैस सिलेंडर यूज्ड बाय डाइवर्स बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, ठीक है। डाइवर्स जो सी डाइवर्स होते हैं, सी में जो गोताखोर होते हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया जाता है उसमें नाइट्रोजन मिला दिया जाता था, बट नाइट्रोजन की जगह अब क्या करते हैं, हीलियम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हीलियम क्या होता है, कम सॉल्युबल होता है, तो ब्लड में भी क्या होगा, ये सॉल्युबल, हाई प्रेशर पे भी ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं होगा। नाइट्रोजन क्या होता है, ब्लड में सॉल्युबल हो जाता है और कम प्रेशर, जैसे कि सी में जब हम डीप जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल होता है तो ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है, हीलियम सॉल्युबल होगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, यही गोताखोर जब ऊपर आता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है तो ये जो सॉल्युबल नाइट्रोजन है वो बाहर नहीं आ पाती ब्लड से और ब्लड में बबल बना लेती है और वो एक पेनफुल प्रोसेस हो जाता है उस गोताखोर के लिए। और हीलियम जब डिज़ोल्व ही नहीं होगी तो प्रेशर कम होने पर भी क्या होगा, ईजिली गोताखोर सांस ले सकेगा और उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। बट नाइट्रोजन क्या होता है, ब्लड में जब ब्लड में सॉल्युबल तो हो जाता है, ब्लड में सॉल्युबल होने के बाद कम प्रेशर पे वो बबल बनाने लगता है, ठीक है, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे सॉल्युबल हो गया था, बट जब प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, वो निकल नहीं पाता ब्लड से, ठीक है, तो वो बबल बनाने लगता है ब्लड में और ये एक पेनफुल हो जाता है गोताखोर्स के लिए। तो सिंपली हीलियम का यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए ताकि गोताखोर हाई प्रेशर पे भी आसानी से सांस ले सके। नेक्स्ट चीज़ है कि हीलियम जो है वो नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लाइट गैस होती है, हैंस यूज्ड इन वेदर बैलून्स फॉर मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। मौसम विभाग में बैलून्स को गैस फिल करने के काम आता है। लिक्विड हीलियम यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन अस्थमा। जैसे कि हीलियम एक लाइट गैस है, ठीक है, तो ब्रीथिंग लेने में भी आसानी होती है, ये जल्दी से फेफड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, किसमें, अस्थमा के मरीजों के लिए जो बॉटल आती है जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है उसमें हीलियम मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से सांस ले सके ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है। नियॉन की बात करें तो नियॉन के भी कुछ यूजेस है। इन डिस्चार्ज ट्यूब मिक्सड विथ अदर गैसेस फॉर डिफरेंट कलर्स। नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बॉटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउसेस। आर्गन्स हैं, आर्गन के यूज़ हैं, यूज्ड इन प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेस एंड फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स।
ठीक है। जनरली ऑर्गन का यूज़ होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए। क्रिप्टॉन और जेनान है यूज्ड फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया है वो है रेडॉन कहाँ। रेडॉन कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। रेडॉन का यूज़ किया जाता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्टिंग डिसलोकेशंस एंड डिफेक्ट्स इन मेटल्स ऑल्सो, ठीक है। ये रिवीजन था आपके ग्रुप 17 और 18 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इसके बाद आपके MCQs आएंगे, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। वो आपके सारे PGT केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।